अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम आम पर बात करेंगे। गो आम फलों का बादशाह है, लेकिन इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। हम इससे पहले देख रहे थे कि आम की फसल बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन फिर अचानक खबरें आनी शुरू हुई हैं कि आम की फसल जो है वो ख़राब हो गई है। कुछ बीमारियों का असर हुआ, कुछ मौसम के असरात हैं, कुछ आंधी आई तो उसके असरात हैं। तो ये सारी सूरत हाल क्यों पैदा हुई और अब कितनी फसल बच रही है, कितनी फसल मुतवक्को है, जो मौजूद है उसको किस तरह बचाया जा सकता है, किस तरह संभाला जा सकता है, बर्दाश्त का मरला है, फसल किस तरह तोड़नी है, किस तरह पैक करना है, किस तरह एक्सपोर्ट करना है, इन सारे मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं पहले आपको उनका तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं अब्दुल गफ़ार गरेवाल साहब। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफिसर हैं मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में, और उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं शाहिद हमीद भुट्टा साहब। आप मिसाली काश्तकार हैं, आम पर ख़ास तौर पर फोकस करते हैं, इनकी अपनी नर्सरी भी है और आम की बड़ी पैदावार हासिल करके कोशिश करते हैं कि अच्छे अंदाज से पैकिंग करके उसको बेचा जाए। और उनके साथ राना आसिफ हयात टीपू साहब बैठे हुए हैं। आप एक्सपोर्टर हैं, आम की फसल को ख़ास तौर पे बरामद करते हैं, तो बरामद में जो है क्या मुश्किलात हैं, इस पे भी गौर करेंगे, जायज़ा लेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले मैं अब्दुल गफ़ार गरेवाल साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि मजमूई इतलात हैं क्या इस वक्त आम की फसल की? ये सर आम का जो ये साल है जी, ये बिल्कुल मुख्तलफ है। मैं तो जब पिछले 15-20 साल को रिव्यू करता हूँ तो आम की फसल इस तरह ना कभी मुतासर हुई है और ना इस तरह कभी गैर यकीनी तौर पे इतनी ज़्यादा मुतासर हुई है। इस साल को अगर हम देखें आपकी तो बातों से तो बड़ा खौफ आ रहा है, इसका मतलब है कि काफ़ी सारा नुकसान हो नहीं गया। नहीं खौफजदा नहीं होना। हाँ, हाँ, मार्च के दूसरे हफ्ते तक जो हमारी आम की फसल थी वो बहुत अच्छी थी। इसमें तमाम वैरायटीज़ में फूल बड़े अच्छे निकल रहे थे, फल बड़ा अच्छा बन रहा था। इस साल माल फॉर्मेशन बटूर जिसको कहते हैं वो बहुत कम था, कीड़ों का हमला नहीं था, तेला ना होने के बराबर था, मिजज नहीं थी और बीमारियां नहीं थी। तो एक अच्छे तरीके से फसल का जो पेस था वो इतना हौसला अफजा था, ऐसे लगता था बम्पर क्रॉप होगी। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आम इस की साल फसल बड़ी हम कमाल होगी। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फसल इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन जिस तरह बूर निकला तो उससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये साल भी माशाल्लाह पिछले साल की तरह बहुत अच्छा है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 11 मार्च से लेके 17 मार्च तक जो टेम्परेचर है वो एकदम बढ़ा और ये 40, 41, 42, 43 ये इस पे ये टेम्परेचर है। अगर हम पिछले 15-20 साल देखें हाँ, जो इस टेम्परेचर मार्च की में, सूरत अप्रैल हाल में तो रही है ये टेम्परेचर होता नहीं है। नहीं 37 से ज़्यादा इन दिनों में कभी टेम्परेचर नहीं हुआ। और जो रूटीन है वो 31, 32, 33 इसकी रूटीन है। अच्छा, ये वो टाइम होता है जब अभी पौधों के ऊपर फूल निकल रहे होते हैं और छोटा छोटा फल होता है जो बना हुआ ना। लेकिन ये जो टेम्परेचर 41, 42, 43 तक गया है और ये नहीं किसी एक जोन में हो, नहीं, थ्रू आउट दी प्रोविंस। तो सिंध के अंदर भी आलमोस्ट यही सूरत हाल थी। उससे ये हुआ कि जितने फूल थे वो सारे ज़ाय हो गए, जो छोटा छोटा आम था वो भी ज़ाय हो गया और जो बड़ा आम था वो मुतासर हो गया। सर बचा कौन सा आम है इस साल इस मौसम के तेज़ गर्मी ज़्यादा होने की वजह से? सिर्फ वो पौधे बचे हैं, खा वो किसी वैरायटी के हैं, जिनके ऊपर फूल जल्दी निकले हैं। जहाँ फूल जल्दी निकल आए वो पौधे बच गए और जहाँ फूल देर से निकले तो वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए। इस साल जो ज़्यादा मुतासर हुई है किसमें, मालदा बहुत मुतासर हुआ है, इसमें सफ़ेद चौंसा मुतासर हुआ है, रटोल, अनवर रटोल और रटोल 12 नंबर बहुत मुतासर हुआ है। अच्छा, एक वैरायटी जो आमतौर पे गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए बड़ी मशहूर थी, अजीम चौंसा, तो वो उसका पता चला है कि फूलों के मौसम में ज़्यादा टेम्परेचर को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा। सबसे ज़्यादा नुकसान उसका हुआ है। अच्छा, चलें इस पे मज़ीद बात करते हैं। ये तो मेरा ख्याल है आपने सारे अच्छा, गिनवा दिए, बचा कौन सा है? नहीं, मैं ज़रा भुट्टा साहब को भी शामिल कर लूँ। जी भुट्टा साहब, ये आपके पास जो वैरायटीज़ लगी हुई हैं उनमें से कोई बची है या वो भी सारी मुतासर होगी? सर ओवरऑल तो हमारे जो मेरे अपने बाग की बात करते हैं तो क्योंकि मैंने तो बड़े कंसंट्रेशन के साथ इसके ऊपर फोकस किया हुआ था, रात दिन टूल्स चला के और टेम्परेचर्स को ज़रा मेंटेन भी किया, कुछ बचत हो गई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरे पंजाब की बात करें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों के बागात खाली हो गए हैं और जो व्यापारी थे जिन्होंने ऑलरेडी परचेज किए हुए थे और एक एक किस्तें दी हुई थी वो छोड़ के भाग गए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, जो है आपके पास वो जब आपके पास आ जाए हमें दे दीजिएगा। अच्छा, और ये नई बोली लगवाएं और नया सेटअप जो बनाएं।
अच्छा, बहुत बुरे हालात हैं ये तो सर बड़ी मैंगोज अच्छी खबर ग्रोअर्स नहीं के है। लिए अच्छा, भी। ये आपसे पूछेंगे कि अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ग्रेवाल साहब आप भी ज़रा हमें गाइड कीजिएगा काश्तकारों को कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे बचने का तरीकाकार क्या है। लेकिन मैं ज़रा राना आसिफ हयात साहब को शामिल कर रहा हूँ। राना साहब, ये आपके तो हाथ पैर फूल गए होंगे, आपने एक्सपोर्ट करना है, अगर फसल की ये सूरत हाल हो जाएगी तो फिर बरामद कैसे होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया बुलाने का। हमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी इस वक्त नज़र आ रही है कि एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये इशू आया है प्रोडक्शन का, कि प्रोडक्शन जो है वो एकदम से जो है वो 50% से भी कम नज़र आ रही है। हम अपनी एक्सपोर्टेबल वैरायटीज़, जितनी भी एक्सपोर्टेबल वैरायटीज़ हैं उसमें सिंदड़ी है, सफ़ेद चौंसा है, इसमें अजीम चौंसा है, तो ये या 12 नंबर रोटोल है, तो ये सारी ही बुरी तरीके से मुतासर हुई हैं। अच्छा, तो जैसे हम पिछले 2 साल से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रहे थे, इसमें उम्मीद थी कि ये मज़ीद इजाफा होगा। जी, हम पिछले साल हमारा टारगेट था कि 1,50,000 मीट्रिक टन हो जाएगा एक्सपोर्ट, और उसके हम करीब करीब पहुंच गए थे। ठीक है। तो इस साल भी हमने ये टारगेट सेट किया हुआ था जो गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमें उम्मीद थी कि हम ये अचीव कर लेंगे, क्योंकि बाकी फैक्टर्स हमें सपोर्ट कर रहे थे। डॉलर की प्राइस हमें सपोर्ट कर रही थी एक्सपोर्ट में, कोविड ख़त्म हो गया था मार्केट खुल गई थी, मार्केट्स खुल गई थी, तो लेकिन अगर हमारे पास मैंगो ही नहीं है तो हम किस हद तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कैसे होगा? तो एक ये हमें जो है, और अगर जब मैंगो कम होगा तो लोकली इतनी अच्छी प्राइस मिल रही होती है कि वो अभी देखे ना 250 रुपए किलो से स्टार्ट हो रहा है जी मकामी मार्केट में ना, जी, और लोग परेशान हो गए हैं कि अगर 250 रुपए किलो जो है वो आम यहाँ से शुरू हो रहा है तो ऐसा लगता है कि 125-150 रुपए से नीचे जाएगा नहीं, हालात ऐसे लग रहे हैं। अच्छा, लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं इस मौसम का ना, आम का बाज़ाब्ता इंतज़ार हो रहा होता है, ख़ासतौर पे बच्चे बड़े शिदाई होते हैं आम के, मिल्क शेक के लिए जो है आम बड़ा इस्तेमाल होता है। तो ये जो खबरें हैं ये अच्छी नहीं है। ग्रेवाल साहब से पूछते हैं कि जी ये आप वो कुछ वैराइटीज़ बता रहे थे कि जिनकी हालत जो हीट रेजिस्टेंस भी थी वो भी जो है नहीं बर्दाश्त कर सकी। अच्छा, वो मैंने पहले बताया कि कौन कौन सी वैराइटीज़ ज़्यादा मुतासर हुई हैं। अब जो वैराइटीज़ बची हैं या कम मुतासर हुई हैं वो भी हैं हमारे पास ना। अच्छा। तो उन्होंने एक ये समझें कि आम की फसल को किसी हद तक संभाला दिया हुआ है। अच्छा, उसमें सिंदड़ी वैरायटी को बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हुई, इसकी क्रॉप हमारे पास बहुत अच्छी है। अच्छा। और दूसरा जो काला चौंसा है, लोकली लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। ठीक है। वो जहाँ जहाँ पे जिन पौधों के ऊपर फल लगा है वो भी बड़ी अच्छी क्रॉप है उसके ऊपर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो चिनाब गोल्ड है वो अच्छा है, दुशहरी बड़ी अच्छी क्रॉप है उसके ऊपर। ये बेसिकली वो किस्में हैं, ये हम ना समझें कि ये शायद टेम्परेचर को टॉलरेट करती हैं, नहीं, ये वो किस्में हैं जिनके ऊपर फूल जल्दी निकलते हैं, ठीक है, फल जल्दी बन जाता है, और वो मैच्योर हो जाती है गर्मी आने से पहले जब दाना बन जाए, ठीक है, तो वो फिर गर्मी से इतना ज़्यादा मुतासर नहीं होता। लेकिन ये जो वैराइटीज़ बची हैं ये बरामद कुन दाल के लिए ठीक हैं, एक्सपोर्ट के लिए ठीक हैं? जी जी बिल्कुल, ये सिंदड़ी बहुत अच्छी वैरायटी है। और अच्छा, ये दुशहरी जो है इसमें दुशहरी तो बहुत कम एक्सपोर्ट होता है, तो हमें वो वैरायटीज़ चाहिए होती हैं जिसका साइज़ अच्छा और जो येलो ज़्यादा हो। अच्छा, ठीक है, लुक अच्छी हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, कॉस्मेटिक्स उसकी अच्छी हो, और फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है कि वो सस्टेन भी करे, कि उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो। अच्छा, ये दुशहरी के हवाले से तो इतनी अच्छी राय नहीं थी लोगों की, तो इस दफ़ा वो राय बदल गई है इसमें? अच्छा सर, पहले तो मेरी वो बात थोड़ी नामुकम्मल रह गई है। सिंदड़ी की क्रॉप चूँकि अच्छी है, ठीक है, और थ्रू आउट दी प्रोविंस अच्छी है, इसलिए मैं ये, चूँकि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी यही होती है, सिंदड़ी होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, इसका साइज़ अच्छा है, जो लोग खाने वाले मकामी तौर पे तो सिंदड़ी इतना पसंद नहीं किया जाता, इतना पसंद नहीं किया जाता। अच्छा, उसके बाद जो सफ़ेद चौंसा है ये भी टाइमली फ्लावर करता है, ठीक है, उसकी एक साइड तो नहीं है सूरज वाली, और ये आमतौर पे जाके मुतासर होती थी मई के आखिर में या जून में। अच्छा, ये साल मार्च में मुतासर हो गई है, ठीक है। तो सफ़ेद चौंसे के ऊपर भी दूसरी रोक पे और पौधों के अंदर फल मौजूद है। एक्सपोर्ट वाला जो आम है, जो लोकल मार्केट में इतना पसंद नहीं किया जाता, वो आम एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल होगा, अच्छा, लेकिन ज़्यादा रेट पे होगा। अच्छा, आप दुशहरी की बात कर रहे थे। दुशहरी वो किस्म है जिसको पंजाब में आप पसंद नहीं किया जाता, इसके ऊपर फल बहुत लगता है, इसका आम खाने में बड़ा अच्छा जायका है इसका। लेकिन अगर हम देखें कि रहीम यार खां का जो चौंसा है
वो जब मैच्योर होता है तो उस वक्त ये रेस्ट ऑफ द प्रोविंस है सारा, जो मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, ये बड़ा इलाका है, तो यहाँ का दुशहरी उस वक्त तैयार होता है। तो यहाँ पे दुशहरी मार्केट में जाता है, वहाँ से चौंसा आ जाता है। ठीक है। तो चौंसा फिर इसको रेट नहीं लेने देता। अच्छा, वो ओवरलैप कर जाता है। सर जो दुशहरी हिमयार खां के अंदर है उसको रेट बड़ा अच्छा मिलता है। अच्छा, जो दुशहरी इस इलाके में है तो उसको रेट, ये हमें फर्दर ये भी देखने की ज़रूरत है कौन कौन सी वैरायटीज़ किन इलाकों में ज़्यादा सूट करती हैं। ठीक है। तो हमें उनको उधर ही शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है। तो जो हमने 2-3 सर्वे किए हैं, 1 अप्रैल के स्टार्ट में हमने किया और 1 अप्रैल के आखिर में किया है, तो इस वक्त जो क्रॉप है पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 45% है। लेकिन आगे भी कोई मौसम जो है वो इतना सूटेबल नज़र नहीं आ रहा, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फल का जो साइज़ है वो भी मुतासर होगा। जो थोड़ी सी हौसला अफजा बात है ना, वो ये है कि शुरू में फ्रूट ड्रॉप इतना हो गया है टेम्परेचर की वजह से, हवा की वजह से, कि फल कम बचा हुआ है। जब फल कम बचे ना तो फिर फर्दर फ्रूट ड्रॉप कम होता है। जो फल जाके जून में या मई के अंदर बहुत ज़्यादा गिरता है, तो इस ड्रॉपेज में ये उम्मीद है कि कमी होगी। अगर इसको प्रॉपरली लुक आफ्टर किया गया तो हम इस क्रॉप को जो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है, इसको इस पे हम डिटेल से बात करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल है, फसल जो बची हुई है इसको कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि अभी तो आंधियों का सीज़न है ना, इम्कान है कि आंधियाँ मज़ीद आ सकती हैं। ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं ये किस तरह असरअंदाज हो सकती हैं, पानी के ज़रिए इसको, पानी की फरहमी के ज़रिए किस तरह बचाया जा सकता है, इन सारे मामलों पे बात करते हैं। लेकिन एक ब्रेक ले लें नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आम की फसल पे बात कर रहे हैं और आम की मौजूदा सूरत हाल क्या है, मार्केट में इसकी क्या गुंजाइश है, पैसे किधर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, और एक्सपोर्ट की क्या गुंजाइश है, इन सारे मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं। शायद अमीद भुट्टा साहब, ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये वैरायटीज़ जो है वो उनमें कुछ रेजिस्टेंस थी और उन्हें कुछ बचाव हुआ है और उनकी आमद जो है वो सूरत हाल को बेहतर कर देगी। एक्सपोर्ट में कितनी गुंजाइश है वो तो हम राना साहब से पूछेंगे, लेकिन मकामी मार्केट में जो आम आदमी फल खरीदने जाता है वो तो ये देखता है कि सस्ता आम कौन सा है वो ले आता है। उसको शायद ना सिंदड़ी का पता होता है, ना चौंसे का पता होता है, ना दुशहरी का पता होता है। अलबत्ता चौंसे के बारे में उसको इतना अंदाज़ा है कि चौंसा, लेकिन चौंसे में भी इतनी वैरायटीज़ हैं कि उसे पता ही नहीं लगता ये काला चौंसा, सफ़ेद चौंसा क्या है। तो ये अब जो आपके पास वैरायटीज़ बच गई हैं जी, जो जैसे आप कह रहे हैं कि जी ये वैरायटीज़ बच गई हैं, उससे मकामी मार्केट कैटर हो जाएगी, आपका क्या ख्याल है कि एक्सपेक्ट ये किया जा लोगों रहा को है मुयसर होगा आम खाने के? इस दफ़ा एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगर एक्सपोर्ट्स की जो वैरायटीज़ हैं, सिंदरी वैसे बचा हुआ है, ग्रेवाल साहब ने जो कहा, बाकी उसकी अच्छी प्रोडक्शन है इस दफ़ा। ये सिंदड़ी मकामी मार्केट में क्यों पसंद नहीं किया जाता? मकामी में भी पसंद किया जाता है सर, इसका रेट्स मकामी में भी अच्छा होता है और उसके अलावा साइज़ अच्छा होता है, लेकिन लोग कहते हैं जायका शायद अच्छा नहीं होता। जायका से यहाँ पे लोकल मार्केट्स के अंदर ज़्यादा मिल्क शेक में इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्सपोर्ट्स के हवाले से क्योंकि कलर इसका बहुत अच्छा होता है तो उस हवाले से जो है ना ये एक्सपोर्ट्स बहुत मीठा कम होता है इसमें, क्या मीठा कम होता है। अच्छा, और दूसरा आप कह रहे हैं कि मकामी मार्केट्स के अंदर, मकामी मार्केट्स की जो वैरायटीज़ हैं वो तो बच गई हैं। दूसरी जो आपकी लोकल मार्केट के अंदर जो आम आदमी को खाने को मिलता है या बाकी जो सस्ता मिलता है लोगों को, जिसने आम खाना है, ठीक है, वैरायटीज़ के ऊपर उसने कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि मैंने चौंसा ही खाना है या चनाब गोल्ड खाना है या कुछ और खाना है, ठीक है, उसको तो दूसरी मिलेगा। मिलेगा। दूसरी की अच्छी प्रोडक्शन है, दूसरी भी मिलेगा और उससे रिलेटेड जो बाकी देसी वैरायटीज़ हैं वो भी मिलेंगी उसको। लेकिन एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो है ना वो ज़रा अलार्मिंग पोजीशन है कि एक्सपोर्ट की वाली वैरायटीज़ हमारे पास इस दफ़ा। अच्छा, अब आपके पास जो वैरायटीज़ लगी हुई हैं अभी भी टेम्परेचर हाई है, ये इस सीज़न में इतना टेम्परेचर होता नहीं है और अभी बढ़ने की भी तवक्को है, तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब जो वैरायटीज़ मौजूद हैं उनको इस मौसम की शिद्दत से कैसे बचाया जा सकता है और आप क्या कर रहे हैं इस सर? बारे में? उनको बचाने के लिए तो ग्रोअर के पास तो एक ही हल होता है कि जो है ना फ्लडिंग करे, पानी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दे, ज़मीन को ढांप के रखे, कोई ऐसी फसल काश्त कर दे जिससे जो है ना हीट वेव्स जो है ना जो ज़मीन से निकल रही हैं, गुबार जो निकल रहे हैं वो प्लांट्स के ऊपर ये इफेक्ट तो हम वैसे ग्रेवाल साहब से पूछेंगे इनकी रिकमेंडेशन क्या है, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं इस वक्त? सर हम तो पानी के ऊपर वो फोकस किया हुआ है कि हर 8वें दिन 7वें दिन जो है ना पानी बाग को दोबारा लगवा रहे हैं। पानी से कंपनसेशन हो जाती है जी ऐसा? किसी हद तक कंपनसेशन हो उससे जाती है। तो फिर उबाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता होगा अगर टेम्परेचर ज़्यादा है। सर दो तीन चीज़ें हैं जिनको खातिर में रखना ज़रूरी है। गर्मी से बचने के लिए सिर्फ पानी ना काफ़ी होता है, एक। दूसरा, अगर खेत को पानी लगा हुआ भी हो तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो पानी की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं कि ये 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड तक हैंडलिंग कर लेता है। 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर ज़मीन के अंदर पानी मौजूद हो, खेत को पानी लगा हुआ हो और घास से खेत आपका कवर्ड हो,
तो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक आम मुतासर नहीं होता। अच्छा, लेकिन अगर 47 48 हो जाए, 47 या 48 हो जाए, तो फिर अगर खेत के अंदर पानी खड़ा हुआ भी हो, ठीक है, तो फिर भी जो बराह रास्त वो हीट वेव है वो आम के फल को ऊपर से मुतासर करती है। ठीक है। जैसे हम सफ़ेद चौंसे में देखते हैं कि जहाँ सीधी धूप पड़ती है तो वहाँ पे ना ब्लैक स्पॉट बन जाता है, सिंदड़ी के आम टेढ़े हो जाते हैं, और दुशहरी भी पिचक जाता है, उसकी एक साइड का समर चौंसा साइज़ में छोटा हो जाता है जिधर धूप पड़ती है। तो ये जो टेम्परेचर है ज़्यादा, ये 1 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है। ये जो पीक है ना जो आम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, ये 1 से 3 बजे तक होती है। ठीक है। इसके बाद भी टेम्परेचर ठीक होता है, इससे पहले भी ठीक होता है। ये जितनी बर्बादी होती है फल की इसी 1 से 3 बजे तक होती है। 1 से 3 बजे तक। अच्छा। तो ये हम 2 साल से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पिछले साल तो खैर इससे इतना थ्रेट मिला नहीं, इस साल ऑर्गेनाइज ट्रायल है हमारे। पिछले साल हमें बड़ा हौसला मिला है कि अगर हम पानी का स्प्रे कर दें सिर्फ, और वो भी जो सूरज वाली साइड है पौधों की उस तरफ से उसको जो स्प्रे वाली मशीन है वो 12 साढ़े 12 बजे स्प्रे शुरू करें और 3 बजे तक हम पानी का सिर्फ स्प्रे करते रहें, तो उससे भी कूल डाउन हो जाएगा, उससे भी जो एक्स्ट्रा हीट है ना ये है। आपकी सजेशन तो अच्छी है, लेकिन क्या ये काश्तकार के लिए मुमकिन है? इस पे जरा बड़ा सा पूछते थे। ज़ाहिर है आपको स्प्रे चाहिए ना जी, बड़ा स्प्रे चाहिए जिससे आप बहुत अच्छी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज के अंदर ये है कि जब आपकी टेम्परेचर ज़्यादा हो और आप उसके ऊपर शावरिंग करते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो जो शाम तक या उससे अगले दिन जो इफेक्ट होता है उसके पत्ते इफेक्ट हो जाते हैं, उसके वो जो है ना वो जलना शुरू हो जाते हैं, ठंडक मिलती है और उसके बाद एकदम उनको गर्म माहौल जब मिलता है तो उससे जो है ना उसके पत्ते इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये इस बारे में ज़रा गाइड कर दें, क्योंकि हमने तो जितने भी एक्सपीरियंस ऐसे किए हैं। आप शावरिंग करते हैं? शावरिंग मीन्स जो घर के अंदर आपके ग्रासी प्लॉट्स के अंदर है, बाकी अच्छा देखिए ना, इसमें एक और टेक्निकल पहलू भी है ना जी। अगर आप आम के दरख्त को शावरिंग कर रहे हैं तो ये कोई आसान काम नहीं है ना जी, उसके लिए आपको स्प्रेयर चाहिए, ठीक है ना, बड़ा स्प्रेयर चाहिए जिससे आप मुकम्मल शावरिंग कर सकें। और आपका पूरा बाग है और उसकी शावरिंग करनी है तो इतना आसान टास्क नहीं है। तो इसको कैसे मैनेज करें? ये दोनों पहलू हैं कि वो पत्ते जल जाते हैं और स्प्रेयर भी चाहिए। अच्छा, ये तो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, लेकिन इनफैक्ट दोपहर को अगर पौधे के ऊपर पानी का स्प्रे कर दें तो उससे पौधा ठंडा होता है, इससे बर्निंग कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने पास? ये एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक दूसरा, तमाम वैराइटीज़ एक जैसी मुतासर नहीं होती। ठीक है। जो वैराइटीज़ सेंसिटिव हैं, ओवर सेंसिटिव हैं, और उनको हम स्प्रे कर सकते हैं। और ये हमने देखा है कि जो एक स्प्रे वाली मशीन है ना, जिससे हम आमतौर पे कीड़ों और बीमारियों के लिए स्प्रे करते हैं, तो वो आधे घंटे से 35 मिनट में एक टैंकी स्प्रे हो जाती है, और ये 2 एकड़ के लिए काफ़ी है। तो इस तरह एक मशीन से आप 8-10 एकड़ स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि आपने पौधे की सिर्फ एक साइड स्प्रे करनी है, ट्रैक्टर चलता जाएगा, स्प्रे होती जाएगी। तो इसी तरह अगर आपके बाग में आपके 8-10 एकड़ ऐसे हैं जो सफ़ेद चौंसा के हैं या ज़्यादा सेंसिटिव किस्मों के हैं जो गर्मी से मुतासर होते हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं को टारगेट करें, सबको तो स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये हम इसकी इकनॉमिक्स और ये सारी चीज़ें इस साल स्टडी कर रहे हैं कि इकनॉमिक्स इसकी क्या बनती है और ये इसकी प्रोटेक्शन कितनी बनती है। और ये फिर हम इंशाल्लाह ये हमने बेसिकली ट्रायल शुरू किया है सफ़ेद चौंसा जिसके ऊपर वो ज़्यादा गर्मी से वो ब्लैक ज़्यादा पड़ जाते हैं। इस दफ़ा उसको हम बहुत सारी आपके पास फाइंडिंग्स डिफरेंट भी आई होंगी ना जी। जिन वैराइटीज़ को आप रेजिस्टेंस समझ रहे होंगे वो नहीं साबित हुई होंगी, और जिनको आप समझ रहे होंगे वल्नरेबल हैं वो शायद रेजिस्टेंट साबित हो गई होंगी। ये सारी फाइंडिंग्स इस साल जो चीज़ सामने आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जिन वैराइटीज़ को हम समझते थे कि ये टेम्परेचर को ज़्यादा बर्दाश्त करती हैं, हमें इस साल ये समझ आई है कि कोई वैरायटी ऐसी नहीं है जो फूलों की सूरत में ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त कर सकती है। अच्छा, कोई वैरायटी नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ तो वो बची हुई है जो है अगर दर्जा रात का शुरू में बढ़ जाना ये तो खतरनाक है, जहाँ फूल जल्दी निकलते हैं। ठीक है। तो हमें फर्दर इन फ्यूचर अगर इस किस्म के माहौल का हमें गर्मी का थ्रेट हो तो प्लानिंग ही ये होनी चाहिए कि हम ऐसे तमाम अक़दामात करें जैसे पौधे के ऊपर फूल जल्दी निकल आए ताकि गर्मी से पहले फल बन जाए। अच्छा, तो इस साल चूंकि हम इसके लिए तैयार नहीं थे, नेक्स्ट टाइम इसके लिए तो आपको काफ़ी स्टडी करनी पड़ेगी और रिकमेंडेशंस ये बहुत सारी बेसिक स्टडीज़ मौजूद हैं, लेकिन उनको हम इस्तेमाल ज़्यादा इसलिए नहीं करते थे कि इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की जाती थी। ठीक है। भुट्टा साहब ये बताएं कि अभी भी जो अब टेम्परेचर मज़ीद बढ़ेगा, अब भी बढ़ चुका है, अभी भी आम की फसल को इस दर्जा से ख़तरा है? जी सर, अभी भी
है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो आम के ऊपर जो ऑलरेडी फल लगा हुआ है ना वो भी गिर रहा है। नहीं अच्छा, वो गिर रहा है तो जाहिर है ये दर्जा हरारत पकने के लिए भी तो चाहिए ना। सर वो चाहिए, लेकिन अब वो तो ग्रोथिंग फेज में है ना, अभी तो उसने ग्रो करना है, साइज बड़ा करना है। ठीक है, एक था ना हमारा एक फार्मूला होता था कि देहात में, कहते ये हैं कि जितना कितने- आम का पौधा कितने फल दिनों बर्दाश्त तक, कर सकता है ना वो, कब तक जो है ना ये दर्जा हरारत का खतरा मौजूद रहेगा? सर ये अभी 15 से 20 दिन है, जब 15 तक से 20 यकम जून अर्ली वैरायटीज आपकी नहीं आ जाती मार्केट्स के अंदर, उस वक्त तक तो है ना। उस वक्त तक अभी है। तो गुठली कच्ची है ना। अच्छा, अभी तो उस इसने वक्त तक आपने खुद क्या प्लानिंग की है कि अपने बाग को महफूज करना है? एक तो ये हो गया कि आप पानी वाला इशू, उसके अलावा तो और कोई भी शावरिंग वाला काम आप नहीं कर, शावरिंग नहीं पॉसिबल नहीं। मेरे ख्याल है ये जो सजेशन तो अच्छी है, लेकिन शायद इसमें शावरिंग वसाइल का नहीं। मैं भी एक ऐड कर दूं। जी जी, हमें जो है ना शावरिंग डेफिनेटली इकोनॉमिकल हो भी तो ग्रोअर के अच्छा लिए ये feasible काश्तकारों को नहीं हम है। आसान अल्फाज में बता दें कि शावरिंग से मुराद ये है कि आपने जी, छिड़काव वो- करना है, नहीं वो पानी का छिड़काव स्प्रे करना है, आप करेंगे स्प्रे ना, करें, खाली हाँ। स्प्रे कर रहे हैं। हमें मॉडर्न मैंगो फार्मिंग की तरफ जाना है। हम हेजरो सिस्टम पे जाएंगे, ड्रिप इरिगेशन पे जाएंगे, वहाँ रेन गन मौजूद होती है। अभी भी हमारे जो मॉडर्न अब नए ऑर्चर्ड लगे हैं वो रेन गन चलाते अच्छा, ये हैं। तो खैर देखे ना जी, अभी तो हमारे पास सारा कन्वेंशनल वो एक सिस्टम है जब हम जिस पे हम कर जाएंगे सकते हैं। इसको मेरे ख्याल है 50 साल लग जाएंगे और फिर पता नहीं शायद 5 साल 6 साल में ये सारा जो हो जो जाता है। रफ्तार है उसमें तो। अच्छा आपसे चलो ये पूछ लेते हैं जी कि अब इस सारी सूरत हाल में जी जी आप हिकमत अमली क्या बना रहे हैं? सिंध की तरफ देख रहे हैं कि सिंध में ज़्यादा कुछ बचत हुई है? डेफिनेटली सिंध में भी जो आपका लोअर सिंध है वो साइक्लोन की वजह से बैडली हिट हुआ है। अच्छा, और वहाँ भी अच्छे हालात नहीं है? आज से 10 दिन पहले बहुत अच्छी फसल थी। ठीक है, और 10 दिनों में जो है वहाँ पर काफ़ी डैमेज हुआ है सिर्फ ये साइक्लोन की वजह से। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और हमें रेट्स का तो इशू आएगा, फिर हमें क्वालिटी का इशू आएगा जिस पे अभी हमने बात नहीं की है कि थ्रिप्स ने डैमेज किया है, प्लांट प्रोटेक्शन प्रॉपर नहीं हो रही, आपका स्केल्स आएगा वो डैमेज करेगा। उसके बाद आपके कुछ जो डिजीज़ हैं उससे जो है ना वो मैंगो इफेक्ट होगा। ये अग्रवाल साहब से पूछेंगे कि ये जो बीमारियों का हमला है इससे जो है ना क्या ये सूरत-हाल है? लोकल मार्केट को तो नहीं ज़्यादा वो करता, इंटरनेशनल मार्केट में लेकिन जो है मुश्किल हो जाएगी। इंटरनेशनली तो हमें जो है एक सिलेक्टिव मैंगो चाहिए। ठीक तो है। अगर वहाँ पे कम प्रोडक्शन के साथ ये इश्यूज भी आ गए तो हमारे लिए जो है ना एक अच्छे रेट पे मैंगो परचेज करना ही मुश्किल होगा। आप मकामी मार्केट में बैठ जाते हैं कि जी बस जो यहाँ बिकने के लिए आएगा वहाँ से खरीदेंगे, या आप अपने तौर पे सर्वे भी करते हैं कि कहाँ कहाँ फसल अच्छी हो रही है और एक्सपोर्टेबल है तो वहाँ जाके एक्सपोर्टेबल तो जो है ना वो पिकिंग ही डिफरेंट होती है। अच्छा, वो पिकर्स ही वो हमारे ज़्यादा जो एक्सपोर्टर्स हैं तो उनके आप अपने पिकर्स बाग से जाके खरीदते हैं? जी बाग से वहीं खरीदते पिकिंग हैं के मरले को और वहीं से ग्रेडिंग शुरू कर जी। देते हैं? वहाँ पे इसका होता है अपना पिकिंग, हैंड पिकिंग या जिसे कह लें, और उसके बाद ग्रेडिंग, तो उसके लिए बाकायदा टीम होती है वो ये सारा काम करती है। ठीक है, तो अब आप फोकस जो है वो किन एरियाज पे कर रहे हैं? रहीम यार खान की क्या सूरत हाल है वहाँ? आपका क्या रहीम यार रिपोर्ट है? खान में भी बावलपुर, इस वक्त काफ़ी जो है ना वो डैमेज है। सिंध में अभी ठीक है, अपर सिंध ठीक है, वहाँ ठीक है। और हाँ जी वहाँ पे क्योंकि उनके पास मेन वैरायटी जो है सिंधड़ी है। तो अगर आपको चौंसा अवेलेबल नहीं होता तो मेरा ख्याल है सिंदड़ी की नहीं, तरफ चौंसा हमारा दुशहरी का भी तो 60% स्कोप है। दुशहरी भी होता है एक्सपोर्ट, ठीक है। लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी उसकी होती है। ठीक है, लेकिन हमारी जो पोटेंशियल मार्केट है वो ईरान है और ये गल्फ में दुबई है। यहाँ से तो इतने अच्छे पैसे नहीं मिलते होंगे। पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन यूरोप को ये क्यों नहीं यहाँ पे टारगेट हमारी करते? अब 54,000 मीट्रिक टन जो है तकरीबन दुबई में हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, और ईरान में 2020 में 20,000 मीट्रिक टन हुआ था, पिछले साल जो है वो 44,000 मीट्रिक टन हुआ है, तो ऑलमोस्ट मोर देन डबल है। तो उसमें जो वैरायटीज़ जा रही हैं वो चौंसा भी जा रहा है, जो SB चौंसा है उसमें स्वेत चौंसा जा रहा है, मेन जो है सिंदड़ी जा रहा है। अच्छा, ये डॉलर की जो सूरत हाल है ये तो काफ़ी आपको सपोर्ट करेगी ये एक्सपोर्ट बहुत में ना, और सपोर्ट उसकी कर- वजह से जी। जो है मेरा ख्याल है जो उधर कमी है प्रोडक्शन की वो पैसे अगर अच्छे मिलने से गवर्नमेंट पूरी हो को जाएगी। थोड़ा सा करना है कि अगर वो फ्रेट के ऊपर जो है वो हमें सपोर्ट करे, जो हमारे अभी भी नेशनल गवर्नमेंट सपोर्ट करे बस। जी आप- नेशनल कैरियर जो है वो अगर हमें एक अच्छा रेट देगा तो फिर हमें टर्किश एयरवेज है, कतर एयरवेज है या एमिरेट्स है, वो भी फिर हमें लेकिन ये उससे तो सारी कारोबारी कंपनियां हैं, इनके जो कार्गोज हैं उनसे तो आप खुद डील करें ना, गवर्नमेंट आपको क्या डील अगर नेशनल कैरियर का हाई रेट पे जाएगा तो ये उससे फिर थोड़ा सा ऊपर जाके या थोड़ा सा इस वक्त आप काश्तकारों को कोई रिकमेंडेशन देंगे कि अगर हमारी फसल जो है वो एक्सपोर्ट के लिए हमने इसको बेहतर रखना है
तो इस वक्त ये एहतियातें करें जहाँ जहाँ ये बच गया है वो। उसमें प्लांट प्रोटेक्शन जो है ना वो मेजर है, ठीक है कि प्लांट प्रोटेक्शन, और दूसरा जैसे आप बता रहे हैं कि ये हीट वेव जो है इसको जो है ना वो जितना मैनेज हो सकता है जी उसको बिल्कुल उतना मैनेज किया हो जाए। सकता है वो हम इस पर मज़ीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम आम की फसल पे बात कर रहे हैं। गरेवाल साहब, इस वक्त जो है आम की फसल मौसम से बड़ी मुतासर हुई है, हीट वेव से भी और आंधियों से भी। ये बीमारियों से भी उसके असरात जो है वो मनफी पड़े हैं। तो बीमारियों ने किस हद तक मुतासर किया, क्योंकि ये बड़ा कंसर्न है एक्सपोर्टर के लिए ना जी, अगर थ्रिप्स है या तेला है बाकी चीज़ें। जी इसमें तो ये हमने बहुत तफसील से डिस्कस कर लिया कि हमारे पास फसल है कितनी। ज़ाहिर है ऑलमोस्ट 50% क्रॉप है हमारे पास। आधी क्रॉप खत्म हो गई है। आधी क्रॉप ऑलमोस्ट इस स्टेज पे आधी क्रॉप नहीं है, आधी क्रॉप जो है वो बकाया है। बहुत अलार्मिंग सूरत है। अब हमें फर्दर क्या करना है, तो जैसे राणा साहब बता रहे थे कि हमें एक्सपोर्ट के लिए अच्छा आम चाहिए, तो जाहिर है जो आने वाले दिन हैं, इन दिनों में सबसे बड़ा जो थ्रेट होता है ना वो फ्रूट बोरर का होता है। लेकिन जो गर्मी मार्च में पड़ी है उसने फ्रूट बोरर वहीं पे ख़त्म कर दी है। अच्छा। अब फ्रूट बोरर नहीं है वो इशू फील्ड में। आजकल बहुत बड़ा इशू होता है इसका, और लोग बार बार इनको स्प्रे करना पड़ता है, तो वो इस वक्त फील्ड में नज़र ही नहीं आ रहा। ये एक फ़ायदा हो गया। ये एक फ़ायदा हो गया। अच्छा, दूसरा थ्रिप्स भी मतलब वो अब उसका इतना वो ख़तरा नहीं है। अब जो डेंजर मौजूद है वो स्केल का है, कि स्केल से मुतासरा फल भी एक्सपोर्ट नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ दूसरा, स्केल अब जो बाहर जो पौधे की बाहर वाली साइडें थी सारी, वो तो आंधी ने या गर्मी से मुतासर हो गई हैं। ठीक है। जो साए वाली होती हैं वो स्केल से मुतासर होती हैं। अब जो आम बचा हुआ है वो स्केल के लिए एक टारगेट है। स्केल की अलामत क्या हैं? स्केल ये आमतौर पे एक ऐसा छोटा सा कीड़ा होता है जो अपने एक खौल के साथ होता है, और ये खौल के साथ ही ये आम के ऊपर जो है वो बैठ जाता है। जब आप इससे आम की ग्रोथ तो चलती रहती है, लेकिन जब आप आम को हार्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर स्केल की एक पूरी लेयर मौजूद होती है। अगर आप उसको साफ़ भी कर दें किसी कपड़े से, साफ़ हो जाता है, ये साफ़ हो जाता है। लेकिन फिर जब आम पकता है ना, तो पकने पे जो आम की रंगत है वो बताती है कि इसको स्केल लगा हुआ था। जो स्केल वाली जगह है उनका कलर जो है वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए ये ज़िम्मेदार भाइयों को चाहिए कि ख़ास तौर पे सफ़ेद चौंसा में चूँकि इसका अटैक ज़्यादा होता है, तो वो देखें और बहुत मोहतात रहें कि अगर किसी जगह पे कुछ पौधों पे स्केल की ये अलामत मिलती हैं, इसका अटैक मिलता है, तो महकमा की मुशावरत से जो मुनासिब इंसेक्टिसाइड है, क्योंकि फल के ऊपर जहर का स्प्रे भी गैर मुनासिब है, तो इसमें कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं जिनको यूज़ करके हम किसी हद तक स्केल को भी हैंडल कर सकते हैं। और क्या काश्तकार को अगर ये अलामत मिल रही हैं तो जाए किधर, क्या करे? तो आजकल तो बड़ा आसान है, कंपनियों के पास जाए या नहीं कंपनियों के पास नहीं। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट अवेलेबल है। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट का फेसबुक पे पेज है। ये अब ऑलमोस्ट जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर जितने भी हैं हज़ारों की तादाद में, वो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट और अदारों के साथ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। लेकिन काश्तकार से भी पूछे ना कि क्या वो वेबसाइट्स इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके कैपेबिलिटी है कि ये एक्सटेंशन डिपार्टमेंट उनके पास मौजूद है। हर ज़िले के अंदर, विलेज के अंदर दफातर हैं, दफातर तो मौजूद हैं। वो उन लोगों को हद तक जो है उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं, ये असल पहलू है ना जी। ये जरा मैं भुट्टा साहब को शामिल कर लूँ। ये साहब का पॉइंट बहुत अच्छा है। लोग अब जो ना इस साइट्स पे आ रहे हैं, फेसबुक के पेज बने हुए हैं हमारे, और व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं। लिंक्स को भी हम यूज़ भी करते हैं एज ए ग्रोअर, हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपके 98 प्रोग्रेसिव फार्मर हो गए ना, जो आम ग्रोअर है, जो धोती पहनता है और ऊपर चोला पहनता है, पटकी पहनता है सर के ऊपर, उस बेचारे को तो ना मोबाइल्स का पता है उस लेवल्स का, ना ही किसी और चीज़ का पता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी अब उसका है मैंगोज के अंदर और बाकी, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज का उसको ज्यादा पता है, ग्रास रूट लेवल्स के ऊपर वही काम कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल वो बेचारा लकीर का फकीर है। अगर मेरे बाग में कोई स्प्रे हो रहा है ना, वो पूछेगा मलिक सब कौन सा करवा रहे हैं, मैंने कहा जी मैं फला कंपनी का ये करवा रहा हूँ, तो वो जाएगा वहाँ से परचेज करेगा और अंदर जाके कर देगा स्प्रे। आप जब कंपनियों के पास जाते हैं तो
तो वो आपको प्रॉपर गाइड करती हैं ये सारी सूरत हाल में, या बस वो कंपनीज सिर्फ ने अपनी अपनी दवाइयाँ बेच मार्केटिंग के लिए, अपनी दवाई बेचने के लिए अरबों खरबों की उन्होंने अब काम किया हुआ है। हर 10 से 15 दिन उनका नुमाइंदा आ जाता है, वो आपके बाग को विजिट करता है और आपको बताते हैं फलां बीमारी है और इसका फौरी तौर पे स्प्रे कर दें। कोई इस पे कहें तो हम हेल्पलाइन आपको भी भिजवा मौजूद है ग्रेवाल साहब के लिए, अगर काश्तकार लेकिन को सर कोई हमें मुश्किल हमें है जो तो वो सबसे फ़ोन करके आपसे पूछ ले, जी मशवरा सर, ले। अब ना सोशल मीडिया का दौर है। अब जो सूरत हाल बताई जा रही है ना, ठीक है, ये 4-5 साल पहले तो यही थी सूरत हाल, ठीक है। लेकिन अब यकीन करें ये सूरत हाल नहीं है। जो ग्रोअर्स भी है ना, किसी एक पॉकेट के अंदर 8-10 ग्रोअर हैं, उनमें से कोई ना कोई ग्रोअर ऐसा ज़रूर मौजूद है जो डिपार्टमेंट्स के साथ या एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ये जो ग्रोअर हैं, ये आप छोटे उसमें छोटे जो बैठ के ग्रोअर मशवरा हैं, करके वो हाँ, कोई ना जो कोई छोटे फैसला कर छोटे लेते ग्रोअर हैं, ये बहुत सारी एडवाइस वहाँ से भी लेते हैं। ये इलाके में जो अच्छा बाग होता है ना, वो मोस्टली अदारों के साथ मॉडल जुड़े बन हुए हैं, जाता है, मॉडल बन जाता है, वो लोग और आके उससे बाकी पूछ गिरदो लेते हैं। बनावा से लोग फिर ना अब उससे के साथ अटैच हो जाते हैं। मशवरा उधर से सर, मिल जाता अब वो सूरत हाल नहीं है। अगर मैंगो ग्रोअर कोई भी दिलचस्पी के साथ अपने मामलात को चलाना चाहे तो रास्ता मौजूद है। तो रास्ते मौजूद हैं। तो परेशानी आजकल वाली तो बात वैसे नहीं। बैकर्स ने लिए हुए हैं बाग, और वो हज़ारों एकड़ में वो हैं, खुद जो है उनके लिंक्स भी हाँ, मौजूद लिंक्स हैं। भी बहुत है। डॉक्टर साहब, ये जो अभी ग्रेवाल साहब ने कहा कि जी फसल तो आधी रह गई है, तो बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल हो गई। अगर फसल आधी रह गई है तो एक्सपोर्ट की बजाय कहीं इंपोर्ट ना करनी पड़ जाए, उसके लिए भी आप तैयार? माजी में कभी इंपोर्ट हुआ है आम पाकिस्तान में? ये हमारी विंडो ऐसी है कि इसमें तो खैर फसल तकरीबन पाकिस्तान में मौजूद होती है। तो ये एक इसमें से एक क्वेश्चन और है जो बड़ा अहम है, जो हमने अपने तौर पे नोट किया था कि जो हमारा वाइट चौंसा है उसको जो है ना बहुत ज़्यादा थ्रेट है इजिप्ट के मैंगो से। अच्छा, कि इजिप्ट में से अब मैंगो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया, उनकी फार्मिंग जो है वो बहुत डेवलप कर गई है। ठीक है। अच्छा, उसमें एक महकमे ने, एमआरआई ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया कि हमें एक वैरायटी दे दी, चिनाब गोल्ड, ठीक है, जो कि एक गैप था बीच में वाइट चौंसा और एसबी चौंसा के, वो फिल किया उसको वो फिल कर रही है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में हमें जो है उस चिनाब गोल्ड के ऊपर अब ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, ठीक है। और लेट वैरायटीज़ जो है उससे थोड़ा सा हमें जो है अवॉइड करना चाहिए कि हमें ये ना हो कि लेट वैरायटी हम तो यहाँ नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, वो सारी एक्सपोर्टेबल है। एक्सपोर्टेबल। तो अगर एक्सपोर्ट नहीं होंगी तो उनका फिर कोई रेट नहीं होगा। ठीक है। एक और जो चीज़ थी वो भी हम शायद मिस कर गए हैं कि ये इस सारे इंसेक्ट के अंदर जो सबसे मेन पेस्ट है वो फ्रूट फ्लाई है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, फ्रूट फ्लाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे आपके लिए। ग्रोअर्स डिसहार्ट ग्रोअर्स को नहीं होना चाहिए। बहुत से ग्रोअर्स तो वैसे ही डिसहार्ट है कि वो बाग में नहीं जा रहे और वो अपने वो उस तरीके से जो है अखराजात नहीं कर रहे। ठीक है। तो इस पर भी थोड़ा सा जो है ना हमें मेरा ख्याल है कि encourage उनको जो करना फसल बच गई है जी। उसकी बेहतर निगहदाश्त करनी चाहिए। बिल्कुल और इस दफ़ा तवक्को है कि कीमत अच्छी मिलेगी, आप भी ऐसी कीमत देंगे, लोकल मार्केट में भी अच्छी कीमत होगी, तो शायद उधर से कंपनसेशन हो जाए, बजाय ये कि हाथ पैर फूल जाएं और आप छोड़ दें सारी फसल को, उसको लुक आफ्टर कर लें। लेकिन मेरा वो सवाल रह गया कि माजी में कभी पाकिस्तान में आम इंपोर्ट हुआ है? आई थिंक कि ये ऐसे कोई हिस्ट्री नहीं है। ऐसा कोई खदशा तो नहीं है 50% फसल खत्म हो गई है तो लोगों ने आम तो खाना है, मेरे तो ख्याल आप में एक्सपोर्ट हमारी करते करते आप सोचें कि इतनी जी कैपेसिटी नहीं है कि हम जो है मिस्र ना से वो- ले आते हैं आम पाकिस्तान में। हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं, नेबरिंग कंट्री या और तो कोई भी ऐसा कंट्री है नहीं, और इंडिया से हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। तो बाकी तो कहीं से भी हम इंपोर्ट करते हैं तो वो इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। वो 1000 रुपये केजी कौन लेगा? हाँ, नींबू तो ले लेंगे मुश्किल कि हो चलो वो हो थोड़े से ही दो लेकिन बाकी फ्रूट्स भी देखे ना, हम आदि तो है फ्रूट्स और सब्जियां बाहर से मंगवाते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। मार्केट में आपका आती हैं। एप्पल आ रहा जा- होता है जा- लेकिन वो भी 1000 रुपीज़ केजी बिक रहा था। महंगा होता है। ग्रेवाल साहब, ये फ्रूट फ्लाई का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और ख़ास तौर पे जो है जो भी एक्सपोर्ट के लिए फल दस्तियाब है उस पर सबसे बड़ा मसला फ्रूट फ्लाई का आता है। तो ये हमारे जो तहकीक के इदारे हैं ये इसको क्यों नहीं कैटर कर सके? अभी तक ये मसला जो है बरकरार है और बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल भी होते हैं, वापस भी होते हैं, ये इशू क्यों मौजूद है? सर मेरा ख्याल जो जिस तरह से तस्वीर को आप देख रहे हैं ना, ऐसा सच ये ऐसे नहीं है। अच्छा, फ्रूट फ्लाई के फील्ड के अंदर कंट्रोल का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मौजूद है। देखिए, अदारे तो स्ट्रेटजी दे सकते हैं ना, अदारे तो प्लान दे सकते हैं, बाकी एग्जीक्यूट तो ग्रोअर ने या जो हैंडल कर रहा है उसने करना है। तो सैनिटेशन, मिथाइल यूजिनार डब्बों का इस्तेमाल, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट का स्प्रे, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है एक चीज़। दूसरी,
फिर अगर आपका जो कच्चा आम है, अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत फ्रूट फ्लाई का अटैक है भी सही, तो अगर आप उसको हॉट वाटर से गुजार देते हैं वो खत्म 15-20 मिनट के लिए, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो जो ज़्यादा रिस्की और बड़ी मार्केट्स हैं लेट इन दी सीज़न, जब हमें हो कि कहीं मक्खी ना निकल आए, कंसाइनमेंट्स जो हैं इनकी रिजेक्शन ना स्टार्ट हो जाए, तो फिर वो ग्रोअर जितने भी एक्सपोर्टर हैं ये एक्सटेंडेड हॉट वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू वो उस आम को लेके जाते हैं। बल्कि एक साल ना एक बड़ी दिलचस्प बात, फ्रूट फ्लाई का बहुत सारे ग्रोअर्स ने फील्ड के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से उसको कंट्रोल नहीं किया, सैनिटेशन का ख्याल रखा और डब्बे लगाए, इससे कोई तकरीबन 60-70% मक्खी कंट्रोल हो जाती है। बाकी जो थोड़ी बहुत बचती है ज़ाहिर वो नुकसान करती रहती है। बहुत सारे मेरे दोस्त जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, पिछले 2-3 साल से ऑनलाइन बिज़नेस बड़ा चल रहा है मैंगो का ना, और जो ऑनलाइन बिज़नेस है इसमें जो मैंगो की कीमत है वो तकरीबन 4 से 5 गुना ज़मींदार को ज़्यादा अच्छी मिलती है। अच्छा, अब इन्होंने ये जो हर डब्बा है ये आलमोस्ट उसकी एडवर्टीजमेंट होती है। ठीक है, आम का डब्बा अगर जाएगा वो किसी टेबल पे पड़ा होगा, 4 दोस्त खाएंगे, बहुत अच्छा आम होगा, रद्दी भी हो जाएगा, फिर यार ये कहाँ से मंगवाया है। बिल्कुल, तो हर डब्बा, तो ये जिम्मेदार भी कोशिश करता है भेजने वाला मार्केटिंग करे कि अपनी मार्केटिंग करे, जब आम हार्वेस्ट करे उसको चोट ना लगने दे, हर चोट से बचाए, ज़्यादा गर्मी से बचाए, आपका ब्रांड बन जाए। वो यही करते हैं कि करता है। पैकिंग अच्छा, खुद कर लेते हैं। फिर सर उन्होंने लेट इन दी सीज़न ख़ास तौर पे रटोल 12 नंबर, जिसको आप मार्केट कर नहीं सकते अच्छी मार्केट्स में फल की मक्खी की वजह से, तो इसको वो पिछले साल हॉट वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू 20 मिनट इसको अगर गर्म पानी में रखें, आम भी मुतासर नहीं होता, मक्खी के अंडे भी ख़त्म हो जाते हैं। तो लास्ट ईयर उन्होंने ऑनलाइन इसी तरह ट्रीटमेंट तो करते हैं, मेरे ख्याल है सारे एक्सपोर्टर करते हैं, उसके बावजूद पता नहीं फ्रूट फ्लाई का इशू नहीं बहुत सारा आम बगैर इसमें आपने कच्चे आम की बात की ना जी, उसमें एक अहम पहलू ये है भुट्टा साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आंधी आती है तो बड़ी मिकदार में आम जो है वो दरख्तों से गिर जाता है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें देसी आम है वो तो चलो अचार के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो जाता है, बिक भी जाता है। अब ये जो हमारे यहाँ जो वैराइटीज़ हैं मीठी आम की, तो वो फिर किधर बेचते हैं, क्या करते हैं आप वो सारे तमाम वैराइटीज़? अब उसमें कोई तफरीक नहीं रही कि आप देसी का अचार बनेगा या कुछ और, सारी वैराइटी, क्योंकि जितनी अचार फैक्ट्रीज़ हैं या जो ये बिज़नेस कर रहे हैं वो इस इंतज़ार में होते हैं, बल्कि दुआएं मांग रहे होते हैं कि आम गिर के मुफ्त में आए हमारे पास और आप उसको स्टॉक कर लें। जी, उनका क्राइटेरिया नहीं है कि हमने देसी का बनाना है या फलां वैरायटी का। तो वो किस भाव बिक जाता है सर? वो तो ना होने के बराबर है, 120 या 130 रुपए का 50 किलो बिकता है वो जो बोरी है इसके ऊपर। अचार तो बड़ा महंगा मिलता है सर, ये तो उनका टमाटर भी तो सस्ता होता है, तो टमाटो का हालांकि इसकी जो इसमें बड़ा अहम पहलू है सर, इसकी बड़ी बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं, ये जो कच्चा कच्चे जी इसकी बहुत बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है काश्तकार का। जी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये मुख्तसर जो है ना, इसको बिल्कुल हमारे जो अपना वाइस चांसलर साहब हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है पिछले साल से लॉन्च किया कच्चे आम के ड्राइड मैंगो का। ठीक है, एक कच्चे आम का वो एक अनदर प्रोजेक्ट है, तो उसको जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड के ऊपर हम लोग जो है वो मेरे ख्याल है इसमें भी जो है ना, और उसमें ये है कि ड्राइड मैंगो में आपका बी और सी क्लास मैंगो, ठीक है, वो एडजस्ट हो जाता है और वो प्राइस जो है वो एक्सपोर्ट की प्राइस से भी ज़्यादा मिलती है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आप तशरीफ लाए, हमने डिस्कशन की। शाहिद अहमद भुट्टा साहब आपका भी शुक्रिया, ग्रेवाल साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारी सारी गुफ्तगू से आपने ये अंदाज़ा किया होगा कि हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आम की जो फसल बच गई है उस पर अपनी देखभाल को बढ़ाएं, उसे बचाएं। इस दफ़ा मार्केट में आपको अच्छी प्राइस मिलेगी। आम की फसल के साथ हर साल यही होता है कि ऐसे लगता है कि सारा कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन अल्लाह ताला इस सारी सूरत हाल को फिर बेहतर कर देता है। इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर होगी और इस फल के बादशाह को हम भी इंजॉय करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में भेजेंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।